हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर, आज मैं बात करने वाला हूं बालकों इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहली बात तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चे, उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि दो रिएक्टेंट अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें से दूसरे के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी एक के कंसंट्रेशन पे ही वो स्पीड डिसाइड होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, rate of reaction depends on any one kind of reactant। थोड़ा डिटेलिंग करते हैं बेटा इसकी, हम ध्यान से देखना है यहां पे। आपको याद हो जब हम लोगों ने SN1 रिएक्शन पढ़ा था। SN1 रिएक्शन अगर आप देखते हैं तो जो टर्सरी हैलाइड होता है वो रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक, बट वो जनरली नहीं देता है। और उसका रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड से हैलोजन को रिमूव कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर OH का अटैक कराता हूं, सी हियर, तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जो OH है बेटा, जब वो अटैक करेगा तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। रीजन इज व्हाट, इस कार्बन पे क्या चार्ज है, प्लस, और इस क्लोरीन पे क्या चार्ज है बेटा, माइनस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है बेटा, ये तीन बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है। देखो ध्यान से, CH3 CH3 एंड CH3, ये तीन बल्कि ग्रुप जो हैं ये OH को अटैक यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने नहीं देंगे। अगर आपने हैलोअल्केन पढ़ा है तो आपको याद होगा, मैंने इस चीज को वहां पर भी समझाया हुआ है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखेंगे यहां हो क्या रहा है और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए साइंटिस्टों ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम क्लोरीन को यहां से ब्रेक डाउन कर दें। भाई, क्लोरीन को अगर ब्रेक डाउन कर देंगे तो यहां कार्बन पे सीधा सीधा प्लस चार्ज आ जाएगा और OH क्या कर देगा, अटैक। सिंपल सी बात है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसलिए दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला जो स्टेप होता है बच्चों, वो होता है क्लीवेज। क्या होता है, क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड। देखो जरा कैसे होता है यहां पे, CH3CH3Cl, ये जाएगा बेटा क्लीवेज के लिए। क्लीवेज प्रोसेस में टेम्परेचर में बढ़ाना पड़ता है और फाइनली यहां क्या होगा बेटा, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं CCl बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। CH3 CH3 CH3, क्या चार्ज आ गया बालक, बताओ जल्दी से, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बोकेटायन पे। ऑब्वियस सी बात है, Cl चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा। सिंपल सी बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बोकेटायन। अब अगला स्टेप बेटा रिएक्शन का जरा देखें, यहां पे क्या होगा, यहां पे स्टेप टू बेटा, स्टेप टू क्या होगा यहां पे, ये तुम्हारे पास कार्बोकेटायन जो आया है, ये जो कार्बोकेटायन आया है, इसका रिएक्शन अब मैं डायरेक्टली किससे करा सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और अटैक करके ऑब्वियस है ये जो रिएक्शन है ये काफी फास्ट होने वाला है, क्योंकि यहां कोई मेहनत तो करना नहीं है, OH आएगा और डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है। और ये जो स्टेप है ये काफी फास्ट होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं CH3 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 और ये आ जाएगा OH।
तो जो क्लीवेज है, जो ब्रेक डाउन है बेटा, वो हमेशा स्लो प्रोसेस होता है। आपको मालूम है बेटा, आपसे बेटर कौन जानेगा, ब्रेकअप हमेशा कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। तो यहां पर जब तक कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं तब तक हमारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, यानी ये बनना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये जो रिएक्शन है सेकंड स्टेप का, ये हैंडल नहीं होने वाला है, ये प्रोसीड नहीं होने वाला है। यानी इस रिएक्शन को कराने के लिए हमारे पास कार्बोकेटाइन होना जरूरी है, राइट। यहां तक बात समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके बनने पे। बात को समझे कि नहीं। OH में चाहे कितना भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, OH चाहे कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मेरे पास ये ना हो। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, कार्बोकेटायन, आया ना, कार्बोकेटायन कर रहा है, एकदम क्लियर कट बात है, इसमें कुछ डाउट की बात ही नहीं बेटा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और करते हैं आगे की बात, जहां पे थे हम लोग, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहा है बेटा, प्रोडक्ट। मानने में कोई बुराई थोड़ी है। तुम क्या करेंगे बेटा, इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दिमाग लगाओ जरा, माइनस dr अपॉन में dt, ऑब्वियस सी बात है। और अगर मैं इसको रेट लॉ में लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा, K कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, R, और इसका पावर क्या आ जाएगा, n, और n की वैल्यू मैंने क्या ले रखा है, 1। सर ऐसा क्यों, अरे यार ऑर्डर क्या है, 1 है ना, तो n की जगह मैं क्या लेने वाला हूँ, 1, क्योंकि n इक्वल टू 1 है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, माइनस dr चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में dt बेटा, ये आपका आ जाएगा K और ये हो जाएगा R। बोलो क्या यहां तक कोई दिक्कत, मैथमेटिकल कोई इशू नहीं है। डन। आगे एकदम क्लियर होने वाला है बेटा, अगर यहां तक समझ में आपको आता है ये स्टेप क्यों आया है, तो आगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब बेटा हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। dr की जगह क्या ले आऊं बेटा, मैं r ले आता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां मैं क्या लिखूंगा जरा ध्यान से देखें, ये आ जाएगा माइनस dr अपॉन में r इक्वल टू k dt। बोलो यहां तक ठीक है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं दोनों तरफ, बोथ साइड, इफ आई इंटीग्रेट इट, क्या आने वाला जरा देखना यहां पे, माइनस dr अपॉन में dt, नॉट dt बेटा, हम अभी हम लोग r ला चुके हैं, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं बेटा दोनों तरफ, तो सिंपल सी बात है, ये जो फंक्शन है हमारे पास 1/x, हमको पता है बेटा और आपको भी पता है कि 1/x dx इक्वल टू log x। बोलो समझ में आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये अगर मैं log लेता हूं, माइनस log r इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है बेटा, 1/r को dr के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होना बेटा, 1/r dr इज इक्वल टू k dt, ये आ जाएगा माइनस log r इज इक्वल टू kt प्लस i, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। i क्या है बेटा यहां पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसके आगे की बात लेट कर लो बेटा यहां पे, चलो लेट करते हैं बेटा यहां पे, लेट टाइम इज 0। अगर मैं टाइम को 0 मान लेता हूं बेटा, ये जो यहां पर t है, अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, i की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस लॉग r नॉट। तो नॉट क्यों लगाया आपने,
बेटा नॉट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब टाइम 0 है तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आ जाएगा। यहां तक ठीक है, यहां तक डन है। चलो अब मैं इस आई की वैल्यू को, जो अभी भी जो हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट करी बेटा, मैं इस आई की जगह पुटअप करने वाला हूं। तो देखो क्या आने वाला है, माइनस लॉग आर के टी माइनस लॉग आर नॉट। बोलो यहां तक समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये तो बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मैथमेटिकल टूल है, इसमें क्या ही समझना है, सिंपल है। अब देखो यहाँ क्या करने वाले हम लोग, के टी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस लॉग आर को उठा के यहाँ ले आओ, क्या हो जाएगा ये बताओ, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, बताओ जरा, दिमाग लगाओ। के इज इक्वल टू 1/t लॉग आर नॉट अपॉन में आर। बोले यहां तक ठीक है, समझ में आता है बाल को? ठीक है, अब ये जो लॉग आप देख रहे हो ना बेटा, ये मैथमेटिकल लॉग है। क्या है ये? मैथमेटिकल लॉग है, बेस में ई होता है। इसको कहीं कहीं ln के नाम से भी बोला जाता है। तो जितने मैथमेटिकल लॉग होते हैं उनको नेचुरल लॉग कहते हैं, और नेचुरल लॉग को ln से हम क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2.303 लॉग बेस में 10, यानी जो नेचुरल लॉग होता है वो 2.303 लॉग बेस के 10 के बराबर होता है। तो अब अगर मैं वो वैल्यू यहां पुटअप कर दूं तो के का वैल्यू क्या आएगा, फाइनली 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर। बोलो समझ में आता है? इज इट क्लियर? सिंपल है। ये जो हमारे पास लॉ आया है बेटा, ये इंटीग्रेटेड लॉ है, इंटीग्रेटेड लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं बेटा, ये लॉ, ये जो फॉर्मूला, इसको रट्टा मार ले बेटा, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं इस पे कैसे काम करता है ये। चलो उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हेडिंग डालते हैं बेटा यहां पे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या होता है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज दिस? पहले भी आपको बता चुका हूं, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको 50% तक आने पर जो समय लग जाए, यानी सपोज हमने कोई रिएक्टेंट लिया, मान लो वो शुरू में क्या है, 5 मोलर है, क्या है, 5 मोलर। रिएक्शन प्रोसीड हुआ, अब वो 5 मोलर से कहां गया, 2.5 मोलर पे। अब 2.5 मोलर तक आने तक जो समय लग गया बेटा, जो कंज्यूम हुआ, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हम लिख देते हैं, इट इज द टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट, is a time taken by reactant to reduce to its half, to its half. मतलब it is a time taken by reactant to reduce to its half, मतलब अपने आधे तक पहुंचने तक जो समय लग जाता है, that is time, half time या half life, ठीक है। अब हमारे पास बेटा यहां पर पहले से फॉर्मूला है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग आर नॉट अपॉन में R। ये बेटा हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला। अब जरा दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं T हाफ बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, जितना भी टाइम लग गया बेटा उसका T हाफ हो जाता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा। समझ में आता है? इसका मतलब क्या है, हम यहां क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इज
concentration is initial half and times become to time half। तो ये वैल्यू हम यहां पुटअप करेंगे बेटा और टाइम हाफ यहां से हम निकाल लेंगे। देखो जरा यहां पे क्या हो रहा है, टी की जगह बेटा टी हाफ आ जाएगा, के एज इट इज रहेगा, तो टी हाफ यहां पर हम लिख लेंगे 2.303 अपॉन में के लॉग। अब यहां पर जरा ध्यान देना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल हो रहा है, जो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल का क्या है, हाफ है, तो आर नॉट तो ऊपर रहेगा, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2। यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के इंटू में लॉग 2, क्योंकि ये और ये कट जाएगा बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा, दिमाग लगाएं यहां पे। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2 की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 0.3010 अपॉन में के। ओवरऑल बेटा टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा 0.693 अपॉन में के। तो बेटा ये दो फॉर्मूले बेटा रट्टा मार लो, आत्मा बिठा लो अपने, क्योंकि अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद है बेटा तो इंटीग्रेटेड जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो बेटा ऑलमोस्ट इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। 99.9% ये क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। एक क्वेश्चन है बेटा आपके एनसीईआरटी में, चलो उसको एक बार निपटाते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा एनसीईआरटी में आपके 4.16, यहां लिख देता हूं बेटा 4.16 एनसीईआरटी है बेटा। देखें क्या क्या दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां लिख देते हैं द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है बेटा, 60 सेकेंड इनवर्स कह रहा है, चलो मान लेते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th वैल्यू। बेटा ये हमारा क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें हमें करना क्या है, दिमाग लगाओ जरा यहां पे। 4.16 में हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट हमें गिवन है बेटा, उसे लिख लो पहले तो। K is equal to 60 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th? अगर बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां गिवन है, हाँ या ना, गिवन है, नहीं गिवन है, तो एक काम करते हैं, यहां पर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चलो लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने, कितना बेटा, कितना लेट कर लिया हमने, x कर लिया। कह रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/16th हो गया है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लिखने वाले हैं, दिमाग लगाओ, 1/16 इंटू एक्स। बोलो यहां तक, इज इट क्लियर? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एक्स है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स है बेटा, फाइनल हमारा कितना आ गया, 1/16th एक्स आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। देखो बेटा टाइम यहां पर अगर देखें, टाइम हमें निकालना है, टाइम हमसे पूछा गया है। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60 सेकंड इनवर्स हाउ मच टाइम, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, टाइम पूछा जा रहा है। अच्छा कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है, हमें के पता है, आर नॉट पता है, आर पता है, देख सकते हैं आप। ओवरऑल अगर मैं एक आर नॉट की जगह एक्स रख दूं, पुटअप करके देख लो एक बार, इसे बहुत आसान है बेटा। ये टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम उधर ले जाओ, के नीचे ले आओ, 2.303 अपॉन के की वैल्यू बताओ जल्दी से, 60 सेकेंड लॉग। बेटा आर नॉट की वैल्यू एक्स है और आर की वैल्यू है एक्स बाई 16, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा बेटा बताओ, तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, 16 ऊपर आ जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा बताओ, टाइम कैसे निकालोगे, 2.303 अपॉन में 60 log 16, log 16 की वैल्यू निकाल लो बेटा और तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास है ना। log 16 की वैल्यू आपको बता देता हूं कितना आ जाता है, 1.2, इसको सॉर्ट आउट कर लेना बेटा, 2.303 इंटू 1.2 अपॉन में 60, ठीक है क्लियर। जो भी आएगा बेटा आपका यहां पर टाइम आ जाएगा किसमें बेटा, सेकंड में, दैट्स इट। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर जो इंटीग्रेटेड आपका रेट लॉ आता है फर्स्ट ऑर्डर का, हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने मैंने आपको बताई दी है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ वाला फॉर्मूला बेटा रट्टा मार लेना, क्योंकि अभी अगला जब बताऊंगा आपको आर्हेनियस वाला जो टेम्परेचर इफेक्ट है उसमें बहुत काम आने वाला है, दैट इज व्हाट 0.693 अपॉन में के। तो इसकी पहले की जो वैल्यूज थी वो और ये दोनों बेटा रट्टा मार लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो इनका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। तो मिलता हूं आप लोगों से बेटा अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ, टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें, नमस्कार।